Good morning, students. Again, welcome to back our Junjunwala Physics Classes YouTube channel. Today, we'll discuss about part second. In this video, we'll discuss about ray optics, wave optics, dual nature radiation matter, atoms, nuclei, and semiconductor. Some important question today we'll discuss. So, firstly, we'll discuss about the optics. It means ray optics. जो आज का जो पार्ट होगा हमारा पार्ट सेकंड, जहां से क्वेश्चन 35 मार्क्स के आने ही आने हैं, जो पार्ट अपने आप में 35 मार्क्स का वेटेज रखता है वो ऑप्टिक्स है, जिसको पार्ट सेकंड बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अपने आप में ही 18 मार्क्स के चैप्टर है, और ये जो क्वेश्चन कर लेंगे लास्ट ईयर की तरह मैं आज भी आपको मैं बता रहा हूं कि आज की डेट के अंदर हम इनको सबको डिस्कस करेंगे। और हमारी लास्ट ईयर की तरह में 70% वापस मैंने कहा था कि पेपर होते ही अपन दोबारा से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और 70% पेपर इन क्वेश्चनों में से आपको मिलने जाना है। और बाकी जो थ्योरेटिकल जो होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका कहा नहीं जा सकता। 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन वाली जो बात होती है, न्यूमेरिकल में डाटा फ्रेमिंग भी चेंज हो जाती है, तो उनकी बेस्ड नहीं बात की जाती। लेकिन थ्योरी का जो 70% जो एनालिसिस आप यहाँ से करते हैं वो हमारे पास यहाँ से अवेलेबल होगा। 101% रहेगा। ये मैं आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर बता देता हूँ। जो ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों के दोनों चैप्टर अपने आप में 18 मार्क्स का वजूद रखते हैं। पूरा पार्ट यहाँ से 35 मार्क्स में चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट लगा के चलते हैं हम यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन after write the relation between the refractive index and critical angle given pair of optical media। मैं आपकी जानकारी में हल्का हल्का आपको इंट्रोड्यूस करवाता रहूंगा। TIR बताना है, TIR की नेसेसरी कंडीशन बतानी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं म्यू इक्वल 1/sin c, ये आपको बताना है। ये ध्यान रखना है आपको कि कभी कभी हमारे पास जैसे वर्चुअल और अपेरेंट डेप्थ की जब बात की जाती है उस कंडीशन में हमें इसको सोल्व करना होता है, तो उसके लिए हमें रिलेशन है म्यू इक्वल 1/sin c वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना होता है। कभी कभी क्रिटिकल एंगल निकलवाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर, तो इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर भी जो होगा वो इसी का एप्लीकेशन है, TIR प्रिज्म भी इसी का एप्लीकेशन है, जो हमें यहां से चलना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है, obtain an expression for the focal length of combination of thin lens contact where two lenses are contacting to each other। the focal length आती है 1/f equivalent 1/f1 plus 1/f2। वो आपको याद रख के चलना है। मैं आपकी हिंट देता चल रहा हूं आपको कि 1/f1 equivalent 1/f1 plus 1/f2 वो फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए हर बच्चे को, या लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां से क्वेश्चन डिराइव होगा 100%। लेंस मेकर फॉर्मूले से डेरिवेशन आए या ना आए कोई श्योर नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड फिनोमेना 100% आएगा। याद रखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट और राइट के साइड में आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, और उससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है, फोकल लेंथ पूछ सकता है। तो जरा ये याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड डाला है, डिराइव थिन लेंस फॉर्मूला, फाइंड द पोजीशन इमेज formed by the object O, length combination of the given figure। देखिए यहां दे रहा 3 लेंसेज हैं, तो फर्स्ट लेंस के लिए डिस्टेंस कितनी है 30। अब इसके लिए जो डिस्टेंस आएगी उसके लिए कितनी है 5, वो उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 3 लेंसेज से हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना है, फोकल लेंथ इनकी क्या करनी है हमें दे रखी है, और इनके लिए इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो जरा ध्यान से रखते चलिए इस बात को, ये ऐसा एक न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास वेरी करेगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड लिए गए हैं। ट्रेस द रे ऑफ लाइट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द एक्सिस
स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग बिटवीन टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ मैंने N1 लिखा है, N2 लिखा है अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई टीचर म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देता है, कोई N से भी रिप्रेजेंट कर देता है, तो वो आपके सिंबल है। Establish the relation between the distance of the object and image and radius of curvature from the center of point of a spherical surface लेकर आपको क्या करना है, एक रिलेशन डिराइव करना है, जो हम कर चुके हैं। और फिर इसमें मैंने लिखा है आगे जाके, फिर भी लिखिए, मैंने एक हिंट दिया आपको कि क्या डिराइव करना है। Hence derive the expression for the Lenz formula। अगर एग्जामिनर अगर आपको ये बात कभी नहीं बोलेगा, सीधी सीधी बात वो कभी नहीं बोलता है, वो बात बड़ी तिरछी निकालता है एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ये ध्यान रख लेना, ये बात मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छे से क्लियर बता देता हूँ। वो कभी कभी आपके साथ सीधी बात करेगा नहीं, वो जानता है टेढ़ी बात निकालनी, वो टेढ़ी बात यहाँ से निकालेगा, वो लैंग्वेज देकर, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा मानिए, अगर इतनी बात अगर आपको नहीं देता था, अगर हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, हटा दिया, और फिर आप बोलते हैं कि सर जरा बताइए, फिर बच्चे तो कंफ्यूज हो गए कि टू स्फेरिकल सरफेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, कहां से निकल के आ गई पता ही नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए ही ये मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेम की है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि आपने जब लेंस मेकर फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं, उसमें कितनी सरफेस होती हैं, टू सरफेस होती हैं लेंस के पास, और कॉन्वेक्स लेंस से हम डिराइव करते हैं। तो जरा इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से हमें क्या कर लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है कि ऐसे लैंग्वेज दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। A ray of monochromatic light is incident on the one faces an equilateral triangle। equilateral triangle प्रिज्म की बात हो रही है। refracting angle A, angle of prism की जो बात करते हैं। trace the path of ray passing through the prism, hence the derive an expression for the refractive index of the material of the prism in terms of the angle minimum deviation its refracting angle। ये जो मैंने अभी लैंग्वेज बोल के बताई, जिसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, म्यू इक्वल sin a plus del m by 2 डिवाइडेड बाय sin a by 2। जो आपको फिर देखिए मैंने आपको क्या कहा आगे चल के, derive a graph show the variation of the angle of deviation with angle of the incidence I and monochromatic ray of light passing through a prism refractive index, refractive angle क्या है A। जो हम सोल्व करके लेके आते हैं म्यू इक्वल sin a plus del m by 2 डिवाइडेड बाय sin a by 2। आपको याद रखना है, जब एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 5 डिग्री, जब उस कंडीशन में डेविएशन एंगल आता है आपके पास del m इक्वल a म्यू माइनस 1, वो आपको फॉर्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने पर ही अच्छे से पता लगेगा, नहीं आंसर पूछा कुछ गया है, लिख कुछ दिया जाएगा, और घर आके बाद में पता चलेगा कि हमारा तो आंसर कुछ पूछा ही और था, मैंने तो लिख दिया ही कुछ और। एग्जामिनर के पास पूरे पावर होते हैं, वो उसको कट कर सकता है। तो जरा ध्यान रखना इस बात को, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ formation of image by the compound microscope, derive an expression total magnification of compound microscope m equivalent हमने किया था minus v naught upon में u naught multiply 1 plus d upon में, कभी याद आ रहा होगा आपको f e, भाई साहब याद कर लीजिए इस फॉर्मेशन को। देखिए कभी भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, ये बात अच्छे से समझ लेना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कभी भी पूरा एक साथ नहीं पूछेगा। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या तो रे डायग्राम पूछेगा या उसका मैथमेटिकल एनालिसिस पूछेगा। एग्जामिनर जो है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे को बहुत कुछ आता है, वो ये नहीं निकलवाना चाहता कि आपसे पूरा ही आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन निकलवा लेगा। ये तो एक सिंपल आरबीएससी की बात हो गई। सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चे और टीचर वो मान के एग्जामिनर ये चलता है कि बड़े टेक्निकल माइंडेड के लोग हैं और टेक्निकल माइंड से पढ़ के आते हैं बच्चे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, आपको टोटल मैग्निफिकेशन किसकी पूछ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, लेकिन रे डायग्राम किसका पूछ सकता है, हो सकता है आपसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का भी पूछ ले, तो ये बड़ी उसकी अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है खुशी, चले आर्यन, चलिए
एक फिंगर से शॉर्ट सिंगल से शॉर्टकट दे दो। चलिए उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इसी को मैंने आगे इंक्रीज किया है। एक्सप्लेन व्हाई बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस माइक्रोस्कोप मस्ट हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। इमेज कैसी बननी चाहिए, क्लियर बननी चाहिए, तो उनको क्या करते हैं, शॉर्ट फोकल लेंथ पर क्यों रखते हैं, वो अपने डेरिवेशन में उसका जवाब देते हैं इमेज फॉर्म बना के, वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, गिव इट्स एसआई यूनिट डायप्टर अदरवाइज मीटर यूनिवर्स। फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, इज प्लेस इन कांटेक्ट कोएक्सियली विद ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। आप याद रखिए न्यूमेरिकल आप जब कर पाएंगे जब आपको कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस इन दोनों की फोकल लेंथ पता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए क्या होती है, नेगेटिव। तो इन दोनों की फोकल लेंथ रखिए ना और ऑप्शन आपके पास तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द शोन इमेज फॉर्मेशन बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसको बोलते हैं कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप, अदरवाइज न्यूटोनियन टेलीस्कोप, वही उसके नाम है। जरा आप अच्छे से देखते चलिए इस बात को। और इसका पार्ट भी पूछा मैंने, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर इन द नॉन adjustment, right, two basic feature which can be distinguished between the difference between telescope and microscope। आपको डिफरेंस बताने हैं, किस किस के साथ बताना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताते हुए चलना है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा न्यूमेरिकल की देखिए, मैं आज आपको ये कह सकता हूं न्यूमेरिकल आएगा आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो दिए हुए हैं उनको घोल के पी जाना और एक न्यूमेरिकल वहां से उठा के ले जाना एग्जाम के अंदर। ये मेरा आपके पास 100% सिक्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं। न्यूमेरिकल आएगा, डाटा फ्रेमिंग अलग होगी, बेस वही होगा, ध्यान रख लेना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ डिफरेंट अपन कर चुके हैं, कोई एडवांटेज भी अगर आप बता सकते हैं, अगर पूछ है तो आप बता सकते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये था रे ऑप्टिक्स, यहां से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ए प्लेन वेव। नेक्स्ट देखिए, वेव ऑप्टिक्स हमारी यहां से स्टार्ट हो जाती है, जहां से अभी जो क्वेश्चन लगाने हैं वेव ऑप्टिक्स से हम यहां से बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से होता है, ए प्लेन वेव फ्रंट अप्रोचेज ए प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया if medium 1 is optically denser and medium 2 is optically rare, using Huygens principle explain and show how a refracted wave front is constructed, hence verify the Snell's law। मैंने आपको बता दी है जानकारी के लिए कि using the Huygens principle explanation of reflection और explanation of refraction। एक जब से बोर्ड बना है, जब से क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, तो बच्चों के लिए बोर्ड कुछ 60 to 70% मार्जिन ऐसा रखता है पेपर का कि वो बच्चा प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पढ़ता है तभी भी हो जाता है। तो इसमें मैंने आपको जानकारी के लिए, लास्ट ईयर रिफ्लेक्शन आ चुका है, तो इस बार किसके चांसेस हो गए हैं, रिफ्रैक्शन के। किसके चांसेस हैं, रिफ्रैक्शन के। क्वेश्चनों को कम से कम 1 से 2 बार सुनो और फिर इनके क्वेश्चन लगाना शुरू करो। अभी भी आपके पास 3 दिन का टाइम है। मंडे को जब पेपर 1:30 फिनिश होगा, मैं लगभग 2 या 2:30 के आसपास दोबारा जब आपके पास पेपर सॉल्यूशन डालता हूं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, हो सकता है पहले किसी भी सेट का चला जाए, मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन में से मैं बताऊंगा कि पहला क्वेश्चन हमारा वो होगा, ठीक है। इसमें से मैंने वो उठाया है, आपकी जानकारी के लिए 100% आपको पेपर मिलेगा और इनमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, when a light wave travels from rare to denser medium, the speed decrease does not imply reduction of the energy, explain। जरा इसका आंसर आपको थ्योरेटिकली ही देना है। ये जो मैंने जो क्वेश्चन डाला है थ्योरेटिकली जरूरी नहीं है सेम आ जाए एज इट इज, लेकिन मैंने डेरिवेशन के जितने भी पार्ट डाले, मैथमेटिकल के मैंने जितने भी एनालिसिस डाले हैं 101% आएंगे ही। लास्ट ईयर की तरह मुझे
अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि अब लास्ट ईयर भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आपको पेपर मैच करवाया था, इस बार भी मैं आपको 101% पेपर मैच करवाऊंगा इन्हीं क्वेश्चन में से। राइट द कंडीशन ऑफ द कोहेरेंट सोर्स और नॉन कोहेरेंट सोर्स, इस पर तो पूरा चैप्टर ही टिका हुआ है। आप इंटरफेरेंस की बात करते हैं, डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्स के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे मैंने इसी में दिया है आपको, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोहेरेंट सोर्स इन फिनोमेना ऑफ द इंटरफेरेंस। और लास्ट ईयर देखो, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इस साल हमारे पास बोर्ड ने बहुत अच्छी हेल्प हमारी की है कि हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल एनालिसिस हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। ओनली एक्सप्रेशन रखा है, बीटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन में डी, बीटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन में डी, इसके फैक्टर याद कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। एक लास्ट इक्वेशन देखते हैं डबल स्लिट पे कैसा आता है, देखिए द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसको ऑब्टेन करता है, इंटरफेरेंस पैटर्न को ही ऑब्टेन करता है। चलिए, ऑब्टेन द कंडीशन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हेंस डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन तो हट गया है, लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस के टाइप्स के तो हैं, ऑब्वियसली हमारे पास। हम बात करते हैं कि जब टू लाइट वेव्स हैं, सुपर इंपोज होती हैं, सेम एम्पलीट्यूड की है, सेम इंटेंसिटी की है, तो एक न्यू वेव प्रोड्यूस होती है, उसी पैटर्न को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला जाता है। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, सुपरपोजिशन एरिया मैक्सिमम होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब मिनिमम हो जाता है तो फॉर डिस्ट्रक्टिव डी फॉर डिक्रीज, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, मैंने हाइगन प्रिंसिपल को यूज करते हुए डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में आपको बोला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूं। स्टेट हाइगन प्रिंसिपल, यूजिंग द प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन ऑन ए सिंगल ड्यू टू नैरो स्लिट। मैथमेटिकल एनालिसिस हट गया है, मैथमेटिकल एनालिसिस रिमूव हो गया है। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ डिफ्रैक्शन बताना है, डिफ्रैक्शन के टाइप बताने हैं, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, सिर्फ इतना ही आपके सिलेबस में है, तो ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, बोर्ड आपको बहुत ज्यादा छूट दे रहा है। अगर आप बात करें ना, कम से कम 2 इयर्स के पहले के पैटर्न की अगर आप बात करें, तो बोर्ड ने रियली मैं बता रहा हूं आज आपको कि बोर्ड ने आपका 30 से 40% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सो द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज हाफ ऑफ द दैट सेंट्रल फ्रिंज। जो इसका फार्मूला है, सिर्फ और निकालो, कर दो इससे स्टार्ट, इसी से स्टार्ट करके छोड़ो। ये बन गया था क्या? चलो फिर ठीक है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ चला दो, चल रही है। देखिए अब हमारे पार्ट फर्स्ट के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं वहीं पे। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट को हम एक साथ ही लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट को याद रखिए। अब मैंने आपकी जानकारी फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर फैराडे लॉ पूछ रहा है तो एग्जाम में कभी भी किरचॉफ्स लॉ आपसे नहीं पूछता है, ये कहीं ना कहीं आपको याद रख के चलने पड़ेंगे। और देखिए मैंने आपको मेटल रोड को अगर रोटेट करते हैं, उससे इंड्यूस ईएमएफ आता है 1/2 b ओमेगा l स्क्वायर, और वहां से भी हमारे पास कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे लैंग्वेज आती है, जरा देखिए अच्छे से। ए मेटल रोड ऑफ लेंथ l इज रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा विद वन एंड सेंटर एंड द अदर एंड एट द circumference of the circular metallic ring of radius l about l axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field B parallel to the axis is present everywhere. Deduce the expression for the EMF between the center and the metallic ring. देखिए मैंने बहुत सारी लंबी लैंग्वेज इसमें डाल दी है। अगर आपको पूछता है कि मोशनल ईएमएफ पूछ रहा है तो E इक्वल VBL लगा दीजिए। अगर मेटल रोड को रोटेटिंग करवाना है एंगुलर स्पीड से
तो E इक्वल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर तैयार है। ये सारा का सारा एक लैंग्वेज का बड़ा खेल होता है, वो लैंग्वेज मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड सेम लेंथ हैविंग रेडियस r1 एंड r2। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस आप पढ़िए जरा, और यहां से आप ये भी जरा याद रखिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका पूछ रहा है, सोलेनॉइड का पूछ रहा है, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, वहां से आपको याद करना है। शो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड फर्स्ट ड्यू टू सोलेनॉइड 2 M12 एंड द सेम 2 ड्यू टू फर्स्ट इज M21। आपको ये याद कर लेना है, और इसका आपको डेरिवेशन आपकी नोटबुक्स में है, तो आपको इसको क्या करना है, लगा के चलना है। और नेक्स्ट पॉइंट देखना है, डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। आपको सेल्फ इंडक्टेंस को क्या करना है, डिफाइन करना है और उसकी एसआई यूनिट बनानी है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स इज एन। सेल्फ इंडक्टेंस और लॉन्ग सोलेनॉइड, देखिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर पता है किसी का भी, तो उसका आप सेल्फ इंडक्टेंस इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज़ L इक्वल क्या होता है, phi अपॉन I होता है, phi इक्वल क्या होता है, B डॉट A होता है। शो दैट मैग्नेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट इन I, कोई सेल्फ इंडक्टेंस है हाफ Li स्क्वायर, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पूछा है, वो कितना है, हाफ Li स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर वो आपका कट गया है, वो टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड बचा है। वो देखिए वही जो क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, वो क्वेश्चन आ चुका है। स्टेट द फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट द फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्वेश्चन आ चुका है, वो सीरीज की बात आ गई है। और ये मैंने आपको बताया था ना, इंड्यूस ईएमएफ आपको बता देना है, E इक्विवेलेंट क्या होता है, VBL, इंड्यूस ईएमएफ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका आंसर है मैंने डायग्राम के साथ आपको दे दिया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं, बस 2 मिनट की बात और है, ये उसी क्वेश्चन की मैंने लैंग्वेज दी है आपको, तो कोई डरने की नीड नहीं है। इसी चैप्टर से बस इतने ही क्वेश्चन आने हैं। एडी करंट्स भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एडी करंट्स भी आपका रिमूव है ऑफ द पार्ट है, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर पढ़िए और इनकी डिपेंडेंसी पढ़िए कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, वो आप टॉपिक जरूर साथ साथ लगाते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम अल्टरनेटिंग करंट पे आ चुके हैं। कहां आ चुके हैं, ये वाला जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इससे पहले हमारा एक टॉपिक लिख सकते हो आप, चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, तो पहला जो क्वेश्चन है आपको रिलेशनशिप डिराइव करनी, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द पीक एंड रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द करंट इन अल्टरनेटिंग सर्किट। आपको रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू में आपको क्या बतानी है, एसी सर्किट के लिए रिलेशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द पीक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। पीक बताना है और एवरेज में भी आपको क्या बताना है, रिलेशन आपको करके दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, show that an AC circuit containing pure inductor voltage ahead current by pi by 2 phase। मैं जानकारी के लिए बता देता हूं आपको, अगर आपसे कभी भी एक बात पूछी जाती है कि करंट लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रहा है, अहेड कर रहा है, कोई बात नहीं, बिहाइंड और लैग की बात क्या होती है, एक ही होती है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगर करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन लेके आए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम करेंगे तो इस क्वेश्चन पे काम करेंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपेडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सीरीज सर्किट एसी और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, शो द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज in the phenomena of resonance। the circuit can be used in the tuning mechanism radio or TV set
एलसीआर सीरीज सर्किट और एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट, जिसमें आपको क्या करना है, इसका डेरिवेशन एक आना ही आना है, अदरवाइज क्वालिटी फैक्टर या हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज बैंडविड्थ में से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। और ट्रांसफार्मर हमारा बचा है जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन दिया है। देखिए 2-3 क्वेश्चन और हैं इसी सीरीज में, हम चलते हैं जल्दी से। अभी ये कह रहा है कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्विवेलेंट V नॉट sin ओमेगा t है हमारे पास, V इक्विवेलेंट V नॉट sin ओमेगा t, सर्किट डिराइव ए करंट गिवन बाय I इक्विवेलेंट I नॉट sin ओमेगा t प्लस थीटा या फाई, रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर इन ओवर ए साइकिल। आपको क्या बताना है, एवरेज पावर बताना है। फोर सर्किट यूज द ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर लो पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर आपको बताना है। और वो लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल के गया था, वो क्वेश्चन भी एक इस क्वेश्चन की सीरीज में आ गया है, वो आपको याद कर लेना है। डिफाइन द क्वालिटी फैक्टर, डिफाइन द क्वालिटी फैक्टर in AC circuit, define the quality factor in AC circuit. Why should the quality factor having high value in receiving circuit? Name the factors on which depend. कौन-कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो आपको बताना है। एक ही न्यूमेरिकल दिया है मैंने एलसीआर सीरीज सर्किट से, और वो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल होगा भाई एलसीआर सीरीज सर्किट से। किससे होगा, एलसीआर सीरीज सर्किट से, रुकेगा नहीं। और देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफार्मर, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स वर्किंग। और आपसे ये भी पूछ सकता है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट टर्म्स ऑफ द नंबर टर्न्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पे आपको तैयार रहना है। और केस स्टडी भी आप यहां से अच्छे से करेंगे। और ये मैंने न्यूमेरिकल दिया है, किससे दिया मैंने न्यूमेरिकल, इस ट्रांसफार्मर से मैंने क्या दिया आपको, एक न्यूमेरिकल दिया है, वो आपको क्या करके चलना है, तैयार करके चलना है। और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाई राइट एनी टू सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मेशन। अबे क्या बताने हैं, टू सोर्स बताने हैं एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में। लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, स्टेट द एसी जनरेटर वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम, व्हाई ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द आर्मेचर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपको और द coil of AC generator having n number of turns and each of area is a rotated with constant angular velocity omega, derive the expression for the alternating EMF generated in the coil। आपको जरा अच्छे से याद रखनी है बात, AC जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल आपको पूरा आना चाहिए। लैंग्वेज ऐसे दे सकता है तो गाइस आप इसको अच्छे से तैयार करिए। पार्ट फर्स्ट के मैंने सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपको दे दी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन 24। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर पे। तो हमारा जो चैप्टर है अब नाउ डिस्कस कर रहे हैं हम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हर बार एक डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि डिफाइन द टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल टू द स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। आप यहां से एक डेफिनेशन इनमें से कवर करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और किसके लिए बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी। एक इनका एक ग्राफ आना श्योर है, एक डेफिनेशन और एक ग्राफ, 2 मार्क्स का 100-101% आना है। तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, वहां से भी हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजंस व्हाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट is not able to explain the observed features in photoelectric effect। इनके एक्सप्लेनेशन देने हैं कि वेव थ्योरी है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें क्या बताने, क्यों फेल्यूर हो गई थी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल थी। उनके आंसर हमें देने हैं दोनों को पढ़ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, यूज करना है। स्टेट क्लियरली हाउ दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द फोटोन पिक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
आइंस्टीन इक्वेशन जो है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस इट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, वो इक्वेशन का आपको फॉर्मेशन देना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इस चैप्टर से, राइट द थ्री साइलेंट फीचर ऑब्जर्व इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच कैन बी एक्सप्लेन दिस इक्वेशन, वो हमें फीचर्स बताने हैं। और एक जो 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आपसे वेवलेंथ पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, वेवलेंथ पूछेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, थर्मल न्यूट्रॉन पार्टिकल के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन एटम से, ठीक है एटम से वो करके हाँ देखिए। अब हमारे जो पार्ट देखना है वो क्या देखना है, एटम। एटम से भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए एटम में आपको जो थॉमसन मॉडल है वो आपको नहीं पढ़ना है, थॉमसन मॉडल है वो आपको नहीं पढ़ना है, और रदरफोर्ड का थोड़ा सा आप एनालिसिस करिए। जो मेन जो पार्ट अराइज होना है वो बोहर मॉडल बैठा है, वो कहां से बैठा है, बोहर मॉडल से बैठा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा यूजिंग द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स बताने हैं। और हाइड्रोजन एटम जस्ट a minute. हाइड्रोजन एटम, 1 मिनट, हाँ, हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी फॉर radiation emitted atom make a transition from the higher energy state with quantum number ni to lower energy state with quantum number nf। ये आपको डेरिवेशन क्या करने हैं, बताने हैं, यानी कि बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट है वो भी मैंने क्या कर लिया, आपसे पूछ लिया है इसके अंदर। और डेरिवेशन जरूर याद कर लेना, कैलकुलेट द रेडियस स्पीड टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वाला जो पार्ट है ये 101% याद कर लो। इसमें से स्पीड भी पूछ सकता है, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी पूछ सकता है, रेडियस भी पूछ सकता है। वो इसमें भी उसकी मर्जी, पूछे तो पूछे ना पूछे, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बोर के पोस्टुलेट्स लगाने से आंसर आ जाते हैं। वो मेन जो आंसर है वो हमारे को जो मेन जो होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड और या फ्रीक्वेंसी के साथ जो होगा ना, वो रिलेशन हमें याद करना जरूरी है, क्योंकि उसमें इनकी वैल्यूज यूज होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ ए सुटेबल रे डायग्राम अबाउट सेकंड पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली इक्वेशन को यूज करके हमें इसको जवाब देना है। और जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर से वो भी आप देख लीजिए फटाफट। द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना है, 13.6 है, कितनी है, 13.6 है। और व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन दिस स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हायर से लोअर चलता है, तो हो सकता है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट फंड सीरीज हम पढ़ते हैं, उन सीरीज का आपको स्पेक्ट्रम यहाँ उनकी वैल्यू आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द कर्व ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर ए स्टेट क्लियरली हाउ दे रिलीज द एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लेन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की जब बात होती है उसमें न्यूक्लियर फोर्सेज के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती है, वो आपको बतानी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और देखिए अब यहाँ आंसर करवाना हर क्वेश्चन का बड़ा इम्पॉसिबल टाइम होता है हमारे पास, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर न्यूक्लियॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। ये वीडियो आप जितनी बार सुनेंगे आपके पास पेन नोटबुक लेके जरा बैठिए। राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ कंक्लूजन which can be drawn regarding the nature of the nuclear force। नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स पता नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बताइए, वही एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर दोबारा वही आ गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर का क्वेश्चन आ गया है। व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, एक्सप्लेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
in the range of the mass number A, line 30 is less than A is less than 170. फिर वही बात दोबारा मैंने इसमें डाली है, क्वेश्चन कहीं आया हुआ है तो दोनों तरीके से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ सकता है। और कहीं कोई बच्चा पूछता है सर आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोमर्स, आइसो बार अगर पूछ ले, भाई ये आपका लक फैक्टर काम करेगा, इतनी सिंपल डेफिनेशन एग्जामिनर पूछने के लिए नहीं बैठा है। Show that the density of the nucleons over a wide range nuclei is constant dependent of the mass number A। ये आपको डेरिवेशन है, छोटा सा रिलेशन बिटवीन द आइंस्टीन इक्वेशन में मास डेंसिटी के लिए काम करते हैं। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर वाला जो पार्ट है। भाई ये चैप्टर तो हर बच्चा ही रट रट के बोलेगा, याद करके बोलेगा कि भाई मेरा तो 7 मार्क्स ये तो क्लियर है ही है। ये मुझे इतनी उम्मीद हर बच्चे से होती है कि कुछ चैप्टर जो सिलेक्टेड होते हैं वहां से क्वेश्चन निकालने भी बड़े इजी होते हैं, वो हर बच्चे का क्लियर होता है। क्वेश्चन देखिए, नेम द इम्पोर्टेंट प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of a p-n junction, explain briefly with the help of a suitable ray diagram how p-n junction is formed, define the term of the barrier potential, barrier electric field। p-n junction को जब फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम पर हमें ये जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस टाइम में बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लेशन लेयर, ये सारी जो प्रोसेस जनरेट होती है वही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल इन पीएन जंक्शन विद द हेल्प ऑफ ए लेबल सर्किट डायग्राम। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसी चैप्टर का, वो क्वेश्चन क्या है? गाइगर मास एक्सपेरिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल के लिए गोल्ड फॉइल है। तो मैंने एटम का जो क्वेश्चन है वो इसके साथ अटैचमेंट किया है, वो थोड़ा आप यहां देखेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी ये बात। ड्रॉ एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द गाइगर मास, देन एक्सपेरिमेंट फॉर द स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बाय द थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड। डिस्क्राइब ब्रीफली बाय ड्रॉइंग ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल हाउ दिस स्कैटरिंग कैन बी यूज्ड इन एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए था ये चैप्टर, तो आपको तैयार करना है, मैंने इसमें डाला है जो स्टार्ट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ड्रॉ ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a pair nucleon function of their separation mass the region where the nuclear force attractive, repulsive, write any two property of nuclear forces। आपको कोई भी न्यूक्लियर फोर्स के आइडेंटिफिकेशन करते हुए उसकी 2 प्रॉपर्टीज के बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन करवाना है। ये न्यूक्लियर फोर्स वाला जो चैप्टर है ये तो बड़ा सिंपल चैप्टर है। बाइंडिंग एनर्जी यहां से इक्वेशन देके जाएगी 101%, न्यूक्लियर फोर्स अपने आप में इक्वेशन देके जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, मास डिफेक्ट आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आज इक्वेशन डाले हैं, चलो देखते हैं आगे चलिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, draw a plot of binding energy per nuclear as a function of mass number for a large number of nuclei 2 is less than A is less than 240। ये जब भी बात करता है तो आप समझिए बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है कहीं ना कहीं। व्हाट डू यू एक्सप्लेन द constancy of the binding energy per nucleon of the range 30 is less than A। यहाँ है हमारे पास एटॉमिक मास नंबर, A is here, atomic mass number is less than 170 using the property that nuclear force is short range force। ये आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग द कर्व ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर A स्टेट क्लियरली हाउ द रिलीज द एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। एक्सप्लेन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की जब बात होती है उसमें न्यूक्लियर फोर्सेज के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती है, वो आपको बतानी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और देखिए अब यहाँ आंसर करवाना है क्वेश्चन का बड़ा इम्पॉसिबल टाइम होता है हमारे पास, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए प्लॉट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर न्यूक्लियॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। ये वीडियो आप जितनी बार सुनेंगे आपके पास पेन नोटबुक टेबल सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। आपको इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म का डायग्राम बनाना है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर में से हर बार एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और उसको आपको अच्छे से तैयार करके चलना है। और यही मैंने लैंग्वेज भी दिया है। वो सिंपल नहीं बोलेगा कभी भी आपको कि एक्सप्लेन द फुल वेव रेक्टिफायर, इतना सा बोल देगा। वो लैंग्वेज के साथ आपको बात समझाएगा और अपनी बात के बीच में अपना टॉपिक रख देगा फुल वेव रेक्टिफायर। ये जरा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास चलना है, इसी पार्ट को हमें इंक्रीज करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। हाउ आर द दीज सर्किट यूज्ड टू स्टडी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलिकॉन डायोड। ड्रॉ द टिपिकल VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ग्राफ, यानी कि VI ग्राफ बनाने हैं आपको। और आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, एनर्जी बैंड आपसे पूछ सकता है किसके लिए मैक्सिमम होता है, किसके लिए मिनिमम होता है। याद रखिए कार्बन के लिए सबसे ज्यादा होता है। डायोड क्या होता है, फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ क्या होती है, कार्बन होती है। याद रखिए इन क्वेश्चंस को। आज के दिन भी अगर आप बातों में फुर्सत नहीं है ना, तो फिर कभी भी नहीं हो सकती आपको। आप अपनी प्रॉपर्टी है, ये आपकी एसेट्स है 12th क्लास, इसी के बेस पर आपको दुनिया जानेगी, इसी के बेस पे जानेगी। आपको नहीं तो आपके पेरेंट्स को भी जानेगी साथ में, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के लोग तैयार बैठे हैं कब हमें मौके पे चौका लगाना है, पूछे कि रिजल्ट आया है या नहीं आया बेटे बेटी का उस दिन। तो तैयार हो जाइए अपने रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं 70 से 80% तक मेरे क्वेश्चन निकालूंगा यहाँ से। मैं न्यूमेरिकल फॉर्मेशन बता सकता हूँ कि यहाँ से आना है, तो वो कोई श्योर नहीं हो सकता। वो तो कोई धरती पर ही पैदा नहीं हुआ कि गारंटी करते यही न्यूमेरिकल आएगा। कोई धरती पर ही नहीं पैदा हुआ। कोई ये भी माइकल लाल चैलेंज नहीं दे सकता कि केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ से है। केस स्टडी कोई भी टॉपिक से बनाई जा सकती है, केस स्टडी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक से बनाई जा सकती है। तो इन दो को छोड़ के मैं कहता हूं, और न्यूमेरिकल हमने जो बताया है कि वहां से आना है तो आना है, तो वो चैप्टर तो फिक्स है, क्राइटेरिया फिक्स है, आएगा वहां से। लेकिन कुछ टॉपिक हैं वो वहां से हमें देखने हैं। जरा देखिए, चलिए। एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम हाउ ए पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे काम करता है वो आपको बताना है। ये मतलब अब सीधी सीधी बात पूछ ली उसने कि हाफ वेव रेक्टिफायर बताइए जरा। अब आपको पूरा उसका डायग्राम बनाना है, हाफ वेव रेक्टिफायर बताना है। आपका प्रेजेंटेशन इतना जबरदस्त होना चाहिए कि एग्जामिनर आपको नोटबुक को देखते ही एक बार क्या हो जाए, इंप्रेस हो जाए कि बच्चे ने लिखा क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनर्जी बैंड थ्योरी आपको याद करनी है। एनर्जी बैंड थ्योरी, टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये आपको याद करने हैं। यहीं तक हमारा पार्ट सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो गाइस आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप पढ़ना शुरू कर रहे होंगे। हर स्टूडेंट्स को और हर टीचर को यही एस्पेक्ट होती है कि मैं अच्छा रिजल्ट लाऊंगा, मेरे बच्चे अच्छा लाएंगे, और कोई स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट नहीं खराब करना चाहता, और हर टीचर बच्चों में इंप्रूवमेंट चाहता है। तो आप प्लीज इन ट्यूशन की सीरीज को जल्दी से जल्दी लगाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।